रवि भैया, वो ओमिक्रॉन मामूली है, तीसरी लहर नहीं आने वाली, सिर्फ हाई रिस्क लोग ही अस्पताल जा सकते हैं, वो सब छोड़ दो। 12 जनवरी को भारत में मैं आज हाई रिस्क हूं, हाई रिस्क हूं, तो मैं क्या करूं, वो बोलो। लो रिस्क वाले लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं, ताकि अपने निकटवर्तियों को बोल दे क्या करना है। तो पहला परिभाषा क्या है, हाई रिस्क कौन है? तो जिनकी उम्र ज़्यादा है। यहाँ मैं एक सेकंड के लिए रुक जाता हूँ। पिछले 5 दिन से एक बात मेरे दिमाग में है, और मैं तो कई साल की ट्रेनिंग है, डॉक्टर हूँ, इतने साल का तजुर्बा है, तो मुझे ऐसे झोल झाल में या सुपरस्टिशन में विश्वास नहीं करना चाहिए, अवैज्ञानिक बातों में। फिर भी इंसान हूँ, तो 5 दिन से एक बात आ रही है मेरे मन में। मैं कह नहीं रहा था कि कहीं मेरे मातृभूमि को मेरी नज़र न लग जाए। क्या आपने देखा है, आप में से जो डॉक्टर लोग हैं वो मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज करें प्लीज़, कि जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है और जिन्होंने कोविशील्ड कोवैक्सीन ली है, वो लोग ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे ये टाइम ओमिक्रॉन में, उनको लक्षण भी कम है। तो बुजुर्ग थोड़ा कम संक्रमित हो रहे हैं या कम तरह से संक्रमित हो रहे हैं, ऐसा मेरे नज़र में। तो मैं हजारों लोगों के साथ बात करता हूँ, मेरा तो तजुर्बा एक्सपेरिमेंटल एनेक्डोटल ये लग रहा है पिछले 5 दिनों में। डॉक्टर मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बताए क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन फिर भी काउंट कर लेते हैं रिस्क फैक्टर में कि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, अगर अनकंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड है, आपका वजन BMI 25 से ज़्यादा है, 25 तो कम मानो 30 से ज़्यादा है BMI, अगर आप सिगरेट पीते हो, COPD, ब्रोंकाइटिस, एंड स्टेज लंग डिसीज़, इम्यूनोसप्रेशन, अगर कोई आपको कैंसर है, कीमोथेरेपी या चालू है, तो भी आप हाई रिस्क का हो, कुछ दूसरी बीमारी हो, क्रॉनिक बीमारी, डायलिसिस, किडनी डिसीज़, आप 10 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो तो भी हाई रिस्क है, 2 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते थे तो वो तो एकदम बड़ा हाई रिस्क है, मजाक कर रहा था। तो ये सब लोग हाई रिस्क है। तो पहला सवाल है, अगर आपको आज लक्षण आ रहे हैं तो क्या आप टेस्ट करवाए RT-PCR? आप मुझे तो जानते हैं, मैं RT-PCR टेस्ट के इतना खिलाफ हूँ, इतने महीने से खिलाफ हूँ। मुझे तो लगता है स्पेशली अमेरिका में तो लोग पागल हो गए। मतलब हमारे जो पॉलिटिशियन अभी झगड़ा कर रहे हैं कि टेस्टिंग बढ़ाए, क्या अक्ल के दुश्मन है सबके सब? टेस्टिंग बढ़ा के कैसा कोरोना पे कंट्रोल होगा? तो मैं तो सदियों से कहता आ रहा हूँ कि लक्षण न वाले लोगों का टेस्टिंग मत करो, जो लो रिस्क है उनको लक्षण है तो भी टेस्ट नहीं करो, लेकिन जो हाई रिस्क है वो ओनली एक्सेप्शन है। अगर आप हाई रिस्क है तो आप जरूर RT-PCR करवाएगा, और वो अगर वो पॉजिटिव, मतलब थोड़ा चांस है कि उसमें दिक्कत इतनी है कि सपोज आपकी टेस्ट नेगेटिव आई तो 6 घंटे में पॉजिटिव आ सकती है ना, तो नेगेटिव का कुछ मायना नहीं है। अगर सिम्टम है तो अज्यूम करना है RT-PCR, फिर भी टेस्ट करो। क्यों, मैं देखता हूँ, ओके, बाद में बताता हूँ। तो आपने समझो टेस्ट कर ली, तो सबसे पहला अभी क्या करना है, क्या आपको मायूस होना है कि देखो ये ओमिक्रॉन तो मामूली है, बाकी सारे लोगों के लिए मामूली है, लेकिन वो सिर्फ हाई रिस्क लोगों को तकलीफ देता है और मैं हाई रिस्क हूँ, तो अब तो हो गया मुझे ओमिक्रॉन। तो क्या आप मायूस हो? आप बिल्कुल मायूस ना हो, और क्यों मैं बताता हूँ। अगर आप विदाउट टिकट जा रहे हैं ट्रेन में, ओके, और TC ने पकड़ लिया आपको, तो आपको खौफ होता है ना TC पकड़ेगा, लेकिन जब TC पकड़ता है उसके बाद जुर्माना वुर्माना वो सब होता है, लेकिन उसके बाद वो खौफ चला जाता है कि अभी TC मुझे पकड़ने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है। तो या तो खौफ से डर गुजरे या जान से गुजर जाए, जीना है या मरना है आज तय हो जाए। तो एक बार हो गया, अभी मिल गए तो, और देखो में मायूस होने वाली कोई बात नहीं है, सबको होना ही है, ये सबको होने वाला है ओमिक्रॉन, को डरने की बात नहीं। मैं मीडिया वालों को भी बोलता हूँ, मीडिया वाले रिपोर्ट कैसा करेंगे? आपने मुगले आजम देखी है? वो मीडिया वाले रिपोर्ट कैसे करेंगे कि 2 लोग थे मुगले आजम में, और उनको देखने के लिए गए थे हंसा मामी, गोपी चाचा, ये बबलू भैया, ये वो, पूरे 10,000 लोगों के नाम देंगे। मैं कहता हूँ न्यूज़ ऐसा दे दो कि दिलीप साहब और मधुबाला की पिक्चर देखने को 10,000 लोग गए थे। मतलब जहाँ लोग कम है वो न्यूज़ है। तो मैं न्यूज़ वालों को बोलता हूँ ऐसी न्यूज़ दे दे कि ये 5 लोगों को ओमिक्रॉन नहीं हुआ है, बाकी सब संक्रमित, ऐसा मान लो, देखो सबको होने वाला है, तो आपको अभी हो गया, ठीक है, निकल गए एक बार तो छोड़ दो अभी,
मायूस ना हो। दूसरी बात है कि क्या आप अपने दोस्तों को बता दें। अभी दोस्तों की छोड़ो यार, दोस्तों ने शायद आपको दिया है, सब फैला है, सबको हुआ है, आपको आइसोलेट करना है घर पे बैठ के तो करो, लेकिन सबसे अभी आपका सबका पूरा फोकस खुद आपके ऊपर रखो। इसमें आपकी भी भलाई है और समाज की भी भलाई है, क्योंकि हमने आपको बचाया तो मानो हम ओमिक्रॉन से बच गए। तो आपको बचाना है, आप खुद बचाओ। आप धन्नो की तरह हो। अभी बसंती वसंती छोड़ दो, बसंती की इज्जत से आपको कुछ लेना वेना नहीं है। अभी धन्नो की इज्जत है। अगर आपको, और आप नागपुर से हो तो आप रामगढ़ क्यों जाओगे 8 आने के लिए? आप धन्नो, आपको मर्जी है करो, आप खुद का देखो, आप बाकी लोगों की सोचो ही मत। आपको खुद को बचाना है, खुद की सोचो। अभी आपका मानो टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो आप क्या कर सकते हो? क्या आपको अस्पताल भर्ती होना चाहिए? नहीं। अगर आपको लक्षण ठीक तरह से मॉनिटर करें, क्या आप कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं? अगर आप अमेरिका में हो तो अलग बात है, सोत्रोविमैब है, पैक्सलोविड है, जितना जल्दी हो सके अच्छा है, इसलिए टेस्ट रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। भारत में वो नहीं है। भारत में क्या है? मोलनुपिराविर। पहले हमने मोलनुपिराविर के बाद बहुत आशावादी बात की थी, बाद में लगा कि उसका प्रभाव सिर्फ 30% है और जितना जल्दी ले सके वो अच्छा है। उसके कुछ म्यूटेशनल साइड इफेक्ट भी है। मेरे ख्याल से वो साइड इफेक्ट, ये वैद्यकीय मशवरा नहीं है, वो साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव कम है। और हमारे यहाँ टेस्ट आके वो अपने हाथ आने में 72 से ज़्यादा घंटे तो निकल जाएंगे। तो मोलनुपिराविर का ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी आप एकदम ट्रस्टवर्दी आपका कई डॉक्टर हो तो उसके साथ उसके बारे में बात कर सकते हो। लेकिन कोई मेरा निजी परिवार का है तो मैं तो उनको अभी मोलनुपिराविर लेने को नहीं कह रहा हूँ। पहले कह रहा था, अभी नहीं कह रहा हूँ। दूसरा आप क्या कर सकते हो, ये जो कैसे और इमडे जो सिप्ला के एंटीबॉडी है जो बनाए हैं भारत में बेचते हैं, वो बड़े फैशन में थे कि मैंने ही लाया था उनको फैशन में, मैं ही कह रहा था बड़े अच्छे हैं ले लो, लेकिन वो ओमिक्रॉन के खिलाफ नहीं चलते। अभी सब है वो ओमिक्रॉन ही है। तो वो अभी मोनोक्लोनल के चक्कर में मत पड़ो। जब तक सोत्रोविमैब नहीं आता, मोनोक्लोनल के चक्कर में मत पड़ो। रेमडेसिविर, रेमडेसिविर एंटावायरल है। एंटावायरल जितना जल्दी दे उतना अच्छा है, क्योंकि वो रेप्लिकेशन फेज में ही दे दो, आगे तक रुको ही नहीं। पहले उसका सप्लाई कम था तो हम रेशन करते थे, कहते थे कि ऑक्सीजन कम होने के बाद ही देंगे, लेकिन ऑक्सीजन कम होने की क्या ज़रूरत है, पहले भी दे सकते हैं। अब एक बहुत अच्छा डेटा आया है, रेमडेसिविर से कोई मॉर्टेलिटी बेनिफिट नहीं था, लेकिन रेमडेसिविर लिया तो डेल्टा या पहले कोविड वालों का हॉस्पिटलाइजेशन 4 दिन से कम होता था। अभी डेटा ऐसा आया है कि ओमिक्रॉन के जो थोड़े हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं वो वैसे ही 3-4 दिन से कम है। इसका मतलब है कि मानो विश्व की पूरी जनता को रेमडेसिविर के 5 डोज लग चुके हैं, सबको, पहले ही, वो अस्पताल जाने के पहले। आप किसी डॉक्टर को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, उसे ट्रस्ट करते हो, रेमडेसिविर आपको किसी अच्छे सोर्स से मिल सकता है, तो 3 दिन रेमडेसिविर का बड़ा अच्छा ट्रायल है, न्यू इंग्लैंड जर्नल का बहुत ही अच्छा वेल डिज़ाइन ट्रायल है। तो किसी डॉक्टर के साथ बात करके, अस्पताल जाए बगैर भी आपको रोज़ जाके 1 डोज लेके वापस जाके ऐसा कुछ करके 3 डोज रेमडेसिविर के आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी अभी कुछ दवा नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब वो अजित्रो, ये तो आइवर मैक्टिन, जी, सी, टी, डी, बी, एफ, जी, वो सब छोड़ दो, उसमें कोई नहीं है उसमें। तो आप खुद को मॉनिटर कैसा करें? तो मॉनिटर करे तो पल्स ऑक्स से, वो इंडियन पल्स ऑक्सीमीटर कैलिब्रेटेड ब्राउन स्किन के लिए है कि नहीं पता नहीं मुझे। 94, थोड़ा ब्राउन स्किन वालों का थोड़ा कम ही आता है, 94, 93 ध्यान रखें, मॉनिटर करते रहे, देखो हार्ट रेट क्या है। दूसरा क्या करें कि एक सिंगल ब्रेथ काउंट होता है, मतलब आप एक लंबी सांस ले ले और अपनी मातृभाषा में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कितना अंक आप गिन सकते हो, और किसी के साथ प्रतियोगिता नहीं है, आपका खुद का नंबर लिख ले। दैट इज़ अ वेरी गुड ऑब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं असेसमेंट, कि आपका लंग कैपेसिटी क्या है, वो नंबर लिख के रखो। दिन में 2-3 बार करो तो थोड़ा लंग्स को कसरत भी हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि क्या ये नंबर अप डाउन जा रहा है। तीसरा है प्रोनिंग, मतलब पेट के बल सो जाना। लक्षण आने के पहले पेट के बल सोने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस कर दी पेट के बल सोने की, तो लक्षण आने के बाद अगर दुर्भाग्यता से आ जाते हैं
तो वो कम हो सकता है, मतलब ऑक्सीजन का ज़रूरी कम हो सकता है। मैंने काफ़ी पेशेंट में देखा है, बहुत उसका फ़ायदा होता है। और पांचवी चीज़ आप क्या कर सकते हो, पांचवी चीज़ ये है कि ये आत्मविश्वास रखना है कि हम इससे निकलने वाले हैं। अभी मेरे कई पेशेंट हैं तो कोविड के, जो बहुत भगवान की कृपा से सब ठीक हो रहे हैं। तो जब कोई हाई रिस्क पेशेंट, मतलब हमारे यहाँ सब हाई रिस्क की हॉस्पिटल में होते हैं ना, थर्ड पार्टी पेमेंट है ना, कोई पैकेज नहीं पकड़वा सकते, तो हाई रिस्क है वही अस्पताल में आते हैं। तो हाई रिस्क पेशेंट को मैं जब मिलता हूँ तो मैं उनको आंख में आंख डाल के पहली बात ये कहता हूँ कि चाचा जी आपके पास रिस्क फैक्टर तो है, उम्र, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, बहुत सारे रिस्क फैक्टर है, लेकिन आज तक आपके पास एक चीज़ नहीं थी, वो अभी आपके पास है, वो मैं हूँ। मैं कुछ भी करके चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं आपको ठीक करने वाला हूँ और मैं आपको चलता हुआ घर भेजूंगा। अभी अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे है और मर रहा है तो उसे ऐसी बात करना एथिकली बराबर नहीं है, लेकिन अगर कोई पेशेंट बॉर्डर लाइन पे है और वो वेंटिलेटर की तरफ जा सकता है या घर की तरफ जा सकता है, और आपको खुद पर इतना आत्मविश्वास है कि ये मैं करके दिखा सकता हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तहरीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो वो आत्मविश्वास के साथ में उनको कहता है मैं हूं आपके साथ, निकालूंगा आपको। आप में से कोई अगर हाई रिस्क है और आपको डर लग रहा है ना, तो आप मुझे ट्विटर पे डायरेक्ट मैसेज करें, मैं वादा करता हूँ मैं आपको फ़ोन करूँगा अगर उससे फ़ायदा होने वाला है तो। ये सिर्फ बहुत ही हाई रिस्क वाले लोगों के लिए है जिनको लक्षण है, बाकी के लोगों के लिए सिर्फ हाई रिस्क वाले लोग जिनको लक्षण है। एक चाचा जी थे, उन्होंने मुझे सॉलिड चौंका दिया। वो बोले मेरी बीबी को तूने कहा कि मैं चलते हुए या वो चलते हुए घर जाएगी और मुझे नहीं कहा। मैंने कहा चाचा जी आप व्हीलचेयर में आए थे अस्पताल, आप 3 साल से व्हीलचेयर में है दूसरी किसी वजह से, अभी कोविड से आए, आपको मैं कैसा व्हीलचेयर से निकाल सकता हूँ, आप कुछ भी पूछते हो। तो ये सब ये हो गया। अगर दुर्भाग्यता से आप अस्पताल जाते भी हो तो जिन लोगों को वेंटिलेटर लगता है, हाई रिस्क लोगों को वेंटिलेटर लगता है, उनका तादाद बहुत कम है। इसमें आप निकल जाओगे, अगर ऑक्सीजन कम है तो आपको स्टीरॉयड देके आप निकल जाओगे, डरो नहीं। आप सिर्फ एक चीज़ करो कि आप अगर दुर्भाग्यता से अस्पताल पहुंच जाते हो तो किसी दोस्तों को ना बताएं आपके जो हाई रिस्क हो सकते हैं कि मैं अस्पताल में हूँ, वो मायूस हो जाएंगे शायद, तो उनको बताए ही नहीं। आप अपनी तरफ ये रखो। और एक आखिरी बात कहूँगा, ये ओमिक्रॉन तो अभी 2-3 हफ्ते में चला जाने वाला है, तो शेर एक ऐसा है, फूल थे बादल था एक हंसी सूरत भी थी, दिल में किसी और एक शख्स की हसरत भी थी, हवा में जो घर बनाए काश कोई देखता, दश्त में रहते थे पर तामीर की आदत भी थी, कह गया मैं उसके सामने जो दिल का मुद्दा, कुछ तो मौसम भी अजीब था, कुछ मेरी हिम्मत भी थी, अजनबी शहरों में उम्र सारी कट गई, गो जरा से फासले पर घर की हर राहत भी थी, कयामत के अब याद भी नहीं आते मुनीर, वो पुराने आशन जिनसे हमें कभी उल्फत भी थी। हमारे पुराने आशन तो हम भूल गए, वो डेल्टा को भूल गए, बाकी सब बीमारियां हैं उन सबको भूल दे, अब भूल गए हम लोग। ये ओमिक्रॉन अभी निकलने वाला है, 2-3 हफ्ते में निकल जाने वाला है। अगर आप हाई रिस्क हो तो आपको अभी लो रिस्क बनाना है, तंदुरुस्त करना है इंडिया को, ब्लड प्रेशर कम करना है, डायबिटीज को मिटाना है, बाकी सारे डिसीजेस को मिटाना है। ये सब बहुत अच्छा होने वाला है। आप एकदम टकाटक रहिए। डॉक्टर रवि गुड से।